नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, आज से हम जो है पूरा का पूरा एक नया लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी बात होगी भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति के बारे में। यह पूरी की पूरी सीरीज जो है वह प्रीलिम्स पर फोकस रहेगी, यानी कि प्रीलिम्स की यह पूरी की पूरी सीरीज ही रहेगी। बुक का नाम ही है प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, ठीक है। दृष्टि आईएएस की यह बुक है और इसकी पीडीएफ जो है वह आपको हमारे फेसबुक ग्रुप पर और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी दे दी गई है। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, फेसबुक का भी और टेलीग्राम का भी। आप सुविधा अनुसार कहीं भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ बातें और कर लेते हैं, है कि नहीं। देखिए, यह पूरी की पूरी बुक चैप्टर वाइज डिवाइड है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में बुक है। यह चीज़ें तो कन्फर्म होंगी, आपको पता होंगी पहले से ही, ठीक है। इतना कुछ क्लिष्ट या फिर मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब कि ऐसी कोई अद्भुत जानकारी मैंने आपको नहीं दे दी, ठीक है। तो जानकारी क्या देनी थी, क्विक बुक सीरीज के डिस्कशन की, ठीक है। यहाँ पर फोकस हो जाइए। देखिए, आपको पता है हमने क्विक बुक सीरीज में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें या जो भी चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट करवाए जाएंगे, उसी को यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको करवा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, आप यहाँ से उन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद उनके संबंध में तत्काल आप प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपने आंसर को देख भी लेंगे और प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो पहले चैप्टर को ही देखते हैं। हालांकि दूसरे चैप्टर का लेक्चर भी आपको शाम तक या फिर कल तक मिल जाएगा, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता, क्विक बुक सीरीज से, ठीक है। बाकी प्रश्नोत्तर आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। डेली डेली हम जो है डिस्कशन करेंगे, लगातार चलाया जाएगा इस पूरी सीरीज़ को। और जो भी इधर उधर हो रहा था, थोड़ा बहुत लेक्चर डिस्टर्ब चल रहे थे आप लोगों को, वह सब अब बंद होने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैं भी अब पूरी तरीके से फ्री हो चुका हूँ। तो जाहिर सी बात है, अब जो है अपनी मेहनत को करना है, हमको भी और आपको भी। वैसे आप लगातार कर ही रहे होंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं पहले चैप्टर को, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्राग ऐतिहासिक काल। तो पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर। पहले प्रश्न पे चलने से पहले कुछ और चीज़, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। बड़ी मेहनत लगती है यार। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा कि प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था। ए, बोलन घाटी में एक नौपाषाण स्थल। बी, दिल्ली के सुल्तानों का कब्रिस्तान। सी, दक्कन क्षेत्र में एक राज्य। या डी, राजस्थान में एक किला। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बोलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल। देखिए, एक चीज़ और जान लीजिए, जब भी मैं प्रश्नों को पढ़ता हूँ तो 1-2 सेकंड या 3-4 सेकंड का मेरे द्वारा पॉज लिया जाता है, ताकि आप अपने आंसर को खुद से एक बार टिक करके चेक कर लें कि जो आपने वहाँ पर पढ़ा था क्विक बुक सीरीज में, वह आपको याद भी है या नहीं, है कि नहीं। तो उसे एक बार टिक किया करिए, ठीक है। अपने से एक बार प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास किया करिए आप लोग। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं मेहरगढ़ के बारे में, जो कि बोलन घाटी के तट पर स्थित है और एक नवपाषाणिक स्थल है। देखिए, यह दोनों चीज़ें तो हो गई। मेहरगढ़ जो है वह एक नवपाषाणिक बस्ती है और बोलन नदी के किनारे स्थित है। और यह दोनों कहाँ पर हैं, तो यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और इस नवपाषाणिक बस्ती का तिथि जो माना जाता है वह 7000 ईसा पूर्व का माना जाता है, ठीक है। चलिए, देखिए, नवपाषाणिक संस्कृति के बारे में यहाँ बात की गई, तो जान लीजिए इसके बारे में भी कि नवपाषाणिक संस्कृति जो थी वह अपनी पिछली संस्कृतियों की अपेक्षा, यानी कि पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी, ठीक है। और मनुष्य द्वारा जो है इस काल में न केवल क्या कहते हैं, कृषिगत उत्पादों का उपभोग किया गया, या फिर यूँ कहें कि अनाजों को खाया या एकत्रित किया गया, बल्कि इनका उत्पादन भी किया गया, अब आप सोच रहे होंगे कि जब उत्पादन नहीं कर रहा था तो खाता कहाँ से था। अरे भाई, जंगलों में इधर उधर अनाज बिखरे पड़े थे वर्तमान में विद्यमान थे। ऐसा नहीं कोई आविष्कार किया गया था, ठीक है। तो उनको मनुष्य क्या करता था, संग्रहित करता था और उनका उपभोग कर लेता था, उनको उपजाता नहीं था। लेकिन नवपाषाण काल में मनुष्य ने इनका उत्पादन भी शुरू कर दिया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कृषि कार्यों की शुरुआत नवपाषाण काल से की गई थी, ठीक है। नवपाषाण काल से कृषि कार्यों की शुरुआत की गई। इसके अलावा नवपाषाणिक जो मनुष्य था वह पशुपालन से भी पूर्णतः परिचित हो चुका था,
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन या डिसाइफर किसने किया था? ए जॉर्ज बूहर, सी बी जेम्स प्रिंसेप, सी मैक्स मूलर या फिर डी विलियम जोन्स। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले सम्राट अशोक के अभिलेखों का विकूटन किया गया था। ठीक है, देखिए अभिलेख जो है ना वह 3 प्रकार के होते हैं। पहले थोड़ा सा जान लीजिए अभिलेखों के बारे में। ठीक है, मोस्टली अभिलेख देखिए होते कई प्रकार के हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अभिलेख थे वह 3 प्रकार के थे। एक तो राज्यादेशों के रूप में जो कि अशोक के द्वारा जारी किए गए। ठीक है, दूसरे थे अनुष्ठानिक अभिलेख जो कि धार्मिक लोगों के द्वारा जारी किए जाते थे, मतलब धर्म के अनुयायियों के द्वारा, जैसे बुद्धों ने जारी कर दिया था, शैवों ने कुछ अभिलेख बनवाए थे, कुछ जो है वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा, जैसे वो गरुड़ स्तंभ का अभिलेख है वह अभिलेख बनवाया गया। तो इन सबको अनुष्ठानिक अभिलेख कहा गया। और तीसरे थे प्रशस्ति पत्र या फिर प्रशस्ति अभिलेख थे, जैसे कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, तो 3 प्रकार के अभिलेख होते थे जिसमें अशोक के द्वारा जो है जो अभिलेख जारी किए जाते थे वह राज्य आदेशों या फिर राजादेशों के रूप में जारी किए जाते थे। इनका विकूटन या फिर इनको सबसे पहले पढ़ा गया जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा भी सबसे पहले अशोक का गिरनार अभिलेख पढ़ा गया। ठीक है, अशोक का गिरनार अभिलेख पढ़ा गया। ठीक है, 1837 में। और कौन सी लिपि में था वह अभिलेख? तो वह था ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, इसे ऐसे भी कह सकते थे कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी सन 1837 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, हर प्रकार से चीज़ों को जानते रहिए। ठीक, तो देखिए अशोक के गिरनार अभिलेख को जब इसने पढ़ा तो वहाँ पर देखा कि अशोक ने अपने नामों के स्थान पर पियदस्सी लिखा, जिसका अर्थ होता था सुंदर मुखाकृति वाला राजा। ठीक है, या फिर देवताओं का प्रिय भी एक होता है, देवा नाम प्रिय, पियदस्सी नहीं, देवा नाम प्रिय होता था। ठीक है, तो इन सबको जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया और लोगों को बताया गया। ठीक है, बाद में अन्य लोगों ने भी अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की, जिनमें कुछ नाम प्रमुख रूप से हैं फर्ग्यूसन, कनिंघम, एडवर्ड टॉमस, वाल्टेयर इलियट, स्टीवेंसन, डॉक्टर भाऊदाजी और राजेंद्र लाल मिश्र। ठीक है, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि बताइए अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास किसने लिखा था? ठीक है, यह प्रश्न आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में बताइए। क्विक बुक सीरीज में इसको बढ़ाया गया है, तो आपको बताना है कि किसने किया था अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास को, या फिर अशोक के इतिहास को अभिलेखों के आधार पर किसने वर्णित किया या फिर लिखा था। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, तो नहीं होगा, थोड़ा सा परेशान जरूर हो गए होंगे। चलिए यहाँ बताइए, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? ए स्वप्न वासव दत्ता, बी मालविकाग्निमित्रम, सी मेघदूत या डी रत्नावली। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मालविकाग्निमित्रम में जो है शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। अब आप बताइए शुंग वंश का संस्थापक कौन था और उसका कौन सा पुत्र था? तो देखिए शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। चलिए ऊपर देखते हैं, वहाँ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो ज़्यादा आसानी होती समझने में आपके। देखिए शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और उसके राज्य की एक नर्तकी जिसका नाम था मालविका, इनके प्रेम कथा का वर्णन किया गया था कालिदास जी के द्वारा अपने नाटक में, जिसका नाम था मालविकाग्निमित्र। ठीक है, तो जान लीजिए कालिदास के कुछ प्रमुख नाटक, महाकाव्य और खंड काव्यों के बारे में। देखिए कालिदास जी के 3 प्रमुख नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। महाकाव्यों में 2 हैं, एक तो रघुवंशम और दूसरा कुमार संभवम, और 2 ही खंड काव्य हैं, एक मेघदूतम और दूसरा ऋतु संहार। चलिए आप लोग अंतर बताइए खंड काव्य और महाकाव्य, अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ी रोचक जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि
पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है। बी, सिक्कों का अध्ययन मुद्राशास्त्र कहलाता है। या सी, प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था। अन्यथा डी, रेडियोकार्बन जैविक पदार्थों के काल निर्धारण की विधि है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि यह कथन गलत है। प्राचीन भारत में कागजी मुद्रा का चलन बिल्कुल नहीं था। ठीक है, देखिए सिक्कों के या मुद्रा के अध्ययन को ना न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। यह सब चीज़ें आपको बताई गई क्विक बुक सीरीज में। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं या फिर मुद्रा शास्त्र कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को। मैच कराने के लिए आ जाएगा तो परेशान हो जाते हैं हम लोग कि क्या है क्या नहीं है कि नहीं। तो न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं मुद्रा शास्त्र को ही इंग्लिश में। ठीक है, जिसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे थे मुद्राओं के बारे में। यहाँ देखिए प्राचीन भारत में जो है वह धातु की मुद्राएं प्रचलित थी जो कि सिक्कों के रूप में हुआ करती थी। ठीक है, और ये सिक्के तांबे के, चांदी के, सोने के और शीशे के बनते थे, न कि कागजी मुद्रा होती थी। ठीक है, बाकी अन्य चीज़ें इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और जो लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जहाँ से हमको जानकारी मिलती है उसको आर्कियोलॉजी या फिर पुरातत्व कहते हैं। ठीक है, जानते रहिए आर्कियोलॉजी या पुरातत्व में लोगों के भौतिक जीवन, प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, वहीं बात करते हैं सबसे लास्ट वाले यानी ऑप्शन नंबर डी की, जो कि है रेडियो कार्बन। कई जगह आपने पढ़ा रेडियो कार्बन को, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए रेडियो कार्बन से काल का निर्धारण किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है? तो देखिए एक कार्बन होता है कार्बन 14। ठीक है, इसे हम लोग C14 कहते हैं। C14 कहते हैं। तो जब तक कोई चीज़ या कोई वस्तु जो जीवित है वह जब तक जीवित अवस्था में रहती तब तक जो है उसके द्वारा जो है C40 का ग्रहण किया जाता है और क्षय किया जाता है समान रूप से। ठीक है, लेकिन जब वह वस्तु मृत हो जाती तब वह ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है कार्बन 14 का, और लगातार क्षय होता रहता है उससे कार्बन 14 का। तो जैसे वृक्ष को एक एग्जांपल लें तो वृक्ष पर एक वलय आकृति बनने लगती है। जहाँ जहाँ से इसका क्षय होता है वहाँ पर सफ़ेद हो जाता है, जहाँ जहाँ से क्षय नहीं होता है वहाँ पे थोड़ा सा डार्क रहता है। धीरे धीरे क्षय होता है ना किसी चीज़ का, तो इसीलिए उसके वलयों को गिन करके उसकी उम्र का निर्धारण किया जाता है। और इसी प्रकार से इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियो कार्बन विधि। ठीक, तो कुछ खास थोड़ी सी जानकारी थी, वैसे आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश जारी किए जाते थे। बी, दूसरा, बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदाय ने अनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए थे। और तीसरा, प्रयाग प्रशस्ति राजाओं की गुण और कृतियों की प्रशंसा के अभिलेखों का उदाहरण है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वह सही है। ठीक है, नीचे आपके ऑप्शंस हैं, दूसरे पेज पर है, तो हम लोग धीरे से चलते हैं दूसरे पेज पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, या डी 1, 2 और 3। बताना है कौन सा कथन सही है। तो जल्दी कीजिए, इनके बारे में अभी कुछ देर पहले ही मैंने बात की थी। चल, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 3 के तीनों ही कथन सही हैं और तीनों के बारे में आपको अभी अभी बताया गया है। ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी आप प्रशस्ति अभिलेखों में लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पुस्तकें दी हुई हैं और इन्हें आपको क्रॉस मैच कराना है। आप लोग बहुत पहले से जान रहे हैं कि मैं जो है इस प्रकार के प्रश्नों को बिल्कुल भी नहीं छूता हूँ। तो जाहिर सी बात है आप ही लोग को पढ़ना है और आप ही लोग को आंसर देना है। वीडियो को 1 मिनट के लिए ऐसे प्रश्नों पर पॉज किया करिए जहाँ पर भी सुमेलित करवाने वाला प्रश्न रहा करे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, तब तक मैं थोड़ा इधर उधर देखता हूँ पानी की बोतल कहाँ रखी है और पानी पी लेता हूँ। बातें मत सुनो मेरी, ऑप्शन लगाओ।
चल, वीडियो तो पॉज किया नहीं होगा आप लोगों ने। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। वीडियो पॉज कर लिया करिए, अपने साथ लापरवाही मत करिए, बिल्कुल भी एकदम सीरियस होकर तैयारी कीजिए, ठीक है। देखिए, ए.एल. बासम ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था वंडर दैट वाज इंडिया। डी.डी. कौशाम्बी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद राजेंद्र लाल मित्र द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम है इंडो आर्यंस। और सबसे अंत में के.एन. नीलकंठ शास्त्री ने लिखा है एक पुस्तक जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, ठीक है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ नीचे से दिखाते हुए। देखिए, ए.एल. बासम की पुस्तक का नाम है वंडर दैट वाज इंडिया। डी.डी. कौशाम्बी की बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट, राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक का नाम है इंडो आर्यंस। और उसके बाद के.एन. नीलकंठ की शास्त्री की पुस्तक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भौतिक अवशेषों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दक्षिण भारत में ईंटों के विहार बड़ी संख्या में बनाए जाते थे। दूसरा, पूर्वी भारत में पत्थरों के मंदिर विशेष आकर्षण के केंद्र थे। दो ही ऑप्शन आपके पास है और ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं क्योंकि अगले पेज पे अगर हम चलेंगे तो थोड़ा सा आपको आंसर दिख जाएगा, मुझे कुछ देर के लिए उसे चुराना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है 1 और 2 यानी 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी है कि नन ऑफ दी एबव, या फिर न तो एक न ही दो, नन ऑफ दी एबव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा कर दिया इन्होंने। देखिए, दक्षिण भारत के जो मंदिर थे ना वह पत्थरों से बनाए जाते थे और ईंटों के विहार आपको मिलेंगे या ईंटों के मंदिर आपको मिलेंगे पूर्वी भारत में, ठीक है। बस इतना सा फर्क था और ऑप्शन आपका गलत हो जाता, या फिर आप अगर सही करते तो सही हो जाता। ध्यान रखा करिए जब इस संदर्भ में प्रश्न आया ना तो आप सीधे चले जाया करिए दक्षिण भारत का जो महाबलेश्वर मंदिर है वहाँ पर चले जाया करिए, ठीक है। मामल्लपुरम के मंदिरों पर जाया करिए जो कि एकाश्म पत्थर के बनाए गए, ठीक है। एक ही पत्थर के टुकड़ों को काट करके उन मंदिरों को बनाया गया है, यानी कि पूरी तरीके से फोकस रहिए। दक्षिण भारत का जो मंदिर है वह जब एकाश्म पत्थर से बना है, ठीक है। एकाश्म ईंटों से तो मंदिर बनाया जाना संभव नहीं है, ठीक है। तो एकाश्म पत्थर के वो रथ मंदिर बने हैं ना, बस। तो यानी कि दक्षिण भारत में मंदिरों का जो निर्माण होता था वह होता था पत्थरों से, ठीक है। और पूर्वी भारत के तो आप मंदिर देख ही रहे हैं, सब ईंटों से बने हुए हैं। देखिए, दक्षिण भारत में जो मंदिर दक्षिण भारत में पत्थरों से मंदिर बनाए जाते थे और पूर्वी भारत में ईंटों के विहारों का निर्माण हुआ है, ठीक है। बाकी और कुछ खास नहीं इसमें समझाया और बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे महापसार या फिर मेगालिथ कहा जाता है। ए गुफा, बी मंदिर, सी कब्र या डी उपकरण। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कब्रों को जो है वह कहा जाता है मेगालिथ या फिर महापसार, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, मत देखिएगा इसको, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, होता क्या था ना, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग करते क्या थे कि जो उनके परिजन होते थे जब उनकी मृत्यु होती थी तो उनको जो है कब्रों में दफना देते थे, ठीक है। जैसे कि कर्नाटक वगैरह के कुछ क्षेत्रों में हमको इस प्रकार के अवशेष या फिर मेगालिथ या फिर महापाषाण स्थल देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्या होता था, ऐसा अलग क्या होता था कि उन कब्रों को महापाषाण बोल दिया जाता था। देखिए, करते क्या थे वो लोग, जैसे कि उनको कब्रों में दफना दिया तो इसके ऊपर पत्थर के टुकड़े रख देते थे। क्या रख देते थे? पत्थर के टुकड़े रख देते थे। ऐसा नहीं ढेर सारे टुकड़े रख दिए, पत्थर के कुछ टुकड़े रख देते थे। एक टुकड़ा उठाया इस कब्र पर रख दिया, हो गया, ठीक है। दूसरा कब्र बना, दूसरा टुकड़ा उठाया उस कब्र को बनाया और उसमें उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा रख दिया। तो इन्हीं प्रस्तर के टुकड़ों को उनके ऊपर रखे जाने के कारण इसको महापाषाण बोला गया है, इन कब्रों को, ठीक है, कि इनके ऊपर पत्थर रखे हुए हैं भाई।
महापाषाण या फिर मेगालिथ बोला गया है। ये विभिन्न आकार के भी होते थे, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार के कब्र बनाए जाते थे। कहीं कहीं पर आपको गोलास्म आकार के देखने को मिलते हैं, इस प्रकार के। ठीक है, इनके कई कई तरीके और कई कई नाम हैं, इनके विभिन्न नाम और विभिन्न प्रकार हैं। ठीक है, इनके बारे में चर्चा वहाँ क्विक बुक सीरीज में होती है और होगी भी वहाँ पर, निश्चिंत रहिए आप लोग। ठीक है, तो परेशान मत होइए। हालांकि मैंने अपनी एक डिस्कशन में इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताया भी है, तो कई चीज़ों को एक ही बार करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को। हालांकि एक चीज़ और जान लीजिए, कब्रों के अंदर लोगों द्वारा किया क्या जाता था कि जो उनके परिजन होते थे उनसे संबंधित वस्तुओं को भी उन कब्रों में रख दिया जाता था, और यह इसलिए रखा जाता था कि उनका मानना था कि परलोक या फिर दूसरे जन्म में उन लोगों को यह वस्तुएं काम में आएंगी। ठीक है, ऐसी मान्यता थी उन लोगों की। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, ज़्यादा डिटेल में ना बहुत लेंदी हो जाएगा। आपने शुरू में देखा पूरी की पूरी जो बुक है वह लगभग क्या, मैं एग्जैक्ट बताता हूँ आपको, पूरी की पूरी जो बुक है ना वह 492 पेज की है। हमको करना क्या है, 10 से 12 दिनों में कंप्लीट भी तो करना है, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्न से कौन है? ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी कालिदास या डी बाणभट्ट। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अष्टाध्यायी के रचयिता जो है वह पाणिनि जी हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी नाम से ही आपको पता हो जाएगा कि यह इसमें जो है वह 8 अध्याय या फिर 8 चैप्टर है। ठीक है, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय या फिर 8 चैप्टर है, और यह पूरी की पूरी तरीके से संस्कृत में लिखी गई है अष्टाध्यायी, और यह संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ भी है। ठीक है, यहाँ नीचे इसके बारे में डिटेल्स भी लिखी हुई हैं, इसीलिए कह रहा हूँ बुक भी खरीद लीजिएगा। ठीक है, अष्टाध्यायी 8 अध्याय वाली पाणिनि द्वारा 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। देखिए, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट गया है, यह ध्यान रखना है आपको। कभी कभी आता है ना, बुकों का नाम दे दिया जाता है और लगाने को दे दिया जाता है कि किस क्रम में वह बुक लिखी गई थी, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी को 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा था। ठीक है, और अष्टाध्यायी जो है वह संस्कृत व्याकरण का एक ग्रंथ है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, जातक कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती हैं। दूसरा, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्यतः एक आर्थिक ग्रंथ है। तीसरा, कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। आपको बताना है नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही आंसर कौन सा है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3 या डी केवल 1, 2 और 3 यानी कि सभी। चलिए जल्दी कीजिए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहला और तीसरा कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कर रहा था। ठीक है, देखिए, कौटिल्य द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र पुस्तक थी वह एक आर्थिक ग्रंथ नहीं, राजनीतिक ग्रंथ है। ठीक है, और इससे हमें ना मौर्यकालीन समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है, और साथ ही साथ उस समय का अर्थतंत्र कैसा था इसके बारे में। लेकिन अर्थतंत्र से यह मत समझिएगा कि यह जो है आर्थिक की पुस्तक हो गई, बिल्कुल नहीं, यह एक राजनीतिक पुस्तक है। ठीक है, बाकी दोनों कथन सही है। जातक कथाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लीजिए। देखिए, जो जातक कथाएं हैं ना वह एक प्रकार की लोक कथा, यानी कि जैसे मैंने आपको कुछ कहानी सुनाई, आपने किसी और को वह कहानी सुनाई, उसने किसी और को, धीरे धीरे क्या हुआ, यह कहानी एक परंपरा और यह सत्य का रूप लेने लगी। तो इसी तरीके से लोक कथा हो गई है कि ऐसी जनश्रुति या जन मान्यता है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ होता। ठीक है, तो लोक कथाओं में क्या था, तो इसमें जो है बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं को कहा जाता था। ठीक है, मतलब बुद्ध अपने पिछले जन्म में ये थे, उन्होंने अपने पिछले जन्म में ये किया, इस प्रकार की जो घटनाएं थी उन्हें ही उनको सभी घटनाओं को जातक कथाओं के रूप में संग्रहित कर दिया गया, और लोग एक दूसरे से कहते सुनते रहें, जिस कारण यह लोक कथा के रूप में प्रचलित हुई। ठीक है, और जातक कथाओं के बारे में जब कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ कहानियाँ मैं गढ़ के आपको सुनाऊं, जैसे अभी हाल फिलहाल में कोई कहानी आपको सुनाता हूं, तो जाहिर सी बात है कि उस कहानी में वर्तमान की परिस्थितियों और राजनीतिक चीज़ों अथवा धार्मिक चीज़ों अथवा जैसा भी समाज है
यह मेरी सोच को प्रभावित करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा ना। ठीक है, देखिए इतना डिटेल में आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ना कि जातक कथाएं आपने हर जगह पढ़ी कि इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाएं होती हैं। ठीक है, जातक कथा कहीं आया, आपने लिख दिया बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाएं, और राजनीतिक घटनाएं आपने गलत कर दिया क्योंकि यहाँ पर बुद्धकालीन लिखा हुआ था। ठीक है, आपने तो पढ़ा बुद्ध के पूर्व जन्म की, तो बुद्धकालीन में गलत कर दिया, बस वहीं से आपका आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जरा सा ध्यान दीजिए। ठीक, देखिए क्या है कि कहाँ बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, तो जो भी कहानी आप किसी को कहेंगे या कोई आपसे कहेगा तो वह उस कहानी के से कहीं ना कहीं वर्तमान समाज से या फिर वर्तमान राजनीति से या फिर धार्मिक मान्यताओं या धार्मिक चीज़ों से उस कहानी को जोड़ेगा जो कि वर्तमान में प्रचलित होंगी। ठीक है, इसी प्रकार से जातक कथाओं में जो कहानियाँ कही जाती थी उनमें भी वर्तमान चीज़ों को जोड़ा जाता था। इस कारण क्या हुआ कि हमको बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं के बारे में भी उन जातक कथाओं से थोड़ी थोड़ी जानकारी हुई। जैसे कि कहा गया कि राजा था, तो यानी कि राजा उस समय होता था, तभी ना पूर्व जन्म में भी राजा था। हमको पता है कि एक राजा है। ठीक है, जैसे हमको पता है कि प्रधानमंत्री है। ठीक, तो इसका अर्थ क्या होता था कि हो सकता है पहले भी प्रधानमंत्री होता हो या नहीं भी होता हो, लेकिन फिलहाल के लिए हमको पता चला ना, हमारे काल के लिए हमको पता चला ना कि प्रधानमंत्री है। तो क्या हुआ, यह हमारे काल की राजनीतिक घटना हो गई ना। इसी प्रकार से जातक कथाओं में भी बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाएं होती थीं। ठीक, या उनसे हमें तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। चलिए, फिलहाल सारी चीज़ें हो गई ना। ठीक है, देखिए जातक कथाओं में ईसा पूर्व 5वीं सदी से लेकर के 2री सदी तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया, जब तक जातक कथाएं बनती और बिगड़ती रहीं। ठीक है, लोगों ने उसमें अपने अपने अनुसार सुधार करते गए या किया। चलिए, फिलहाल इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है। यह एक राजनीतिक ग्रंथ है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, और जो कि 15 भागों में विभाजित है, जिसमें से दूसरा और तीसरा सबसे अधिक पुराने हैं। ठीक है, बाकी इसमें मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र के बारे में जानकारी मिलती है हमको। वहीं कालिदास के बारे में तो हमारी बात पहले ही हो गई थी, और कालिदास की कृतियों में ना हमको गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। इन सब चीज़ों पे ना थोड़ा ध्यान देते रहा करिए, प्रश्न यहीं से घुमाए जाते हैं। ठीक, सीधे सीधे ना पूछ करके कि कालिदास किस राजवंश के समकालीन थे या किस शासक के समकालीन थे, वो ना दे करके इस प्रकार के प्रश्नों को आपसे पूछा जाता है कि क्या इसमें मौर्यकालीन घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर क्या हमको इसमें गुप्तकालीन घटनाओं की जानकारी मिलती है, या फिर बुद्धकालीन घटनाओं की जानकारी मिलती है। इस प्रकार से प्रश्नों को आजकल घुमाया जाने लगा है, तो आप भी थोड़ा सा घूम करके पढ़िए, है कि नहीं। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न और देखते हैं इसको। यहाँ पूछा जा रहा है कि अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इनका अध्ययन पुरालिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी कहलाता है। दूसरा, अभिलेख और प्राचीन दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन पुरालेख शास्त्र या पुरालेख विद्या या एपिग्राफी कहलाता है। आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चल, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, न तो एक न ही दो। देखिए, अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी या फिर पुरालेख शास्त्र। ठीक है, या फिर पुरालेख विद्या। वहीं अभिलेखों और प्राचीन दस्तावेजों की तिथियों के अध्ययन को कहते हैं पेलियोग्राफी या फिर पुरालिपि शास्त्र। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होंगे, नीचे देखिए आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए, अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या फिर एपिग्राफी कहते हैं, जबकि यहाँ पर क्या था, अभिलेख और प्राचीन दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन। ठीक है, तो यहीं से यह गलत हो गया। तिथि के अध्ययन को पेलियोग्राफ के अंतर्गत किया जाता है या फिर पुरालिपि शास्त्र के अंतर्गत। देखिए यहाँ पर अभिलेख और पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ए,
प्राचीन काल में प्राकृतिक भाषा देश भर की संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी। ठीक है, संपर्क भाषा को लिंगुआ फ्रैंका भी कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर सीधे सीधे लिखा रहता है लिंगुआ फ्रैंका, संपर्क भाषा नहीं लिखा रहता, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है। बी, प्राचीन काल के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई थी। सी, सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। या फिर डी, हमारे देश का नाम इंडिया अरबी और फारसी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ है। सही आंसर आपको बताना है और बताना है कि कौन सा गलत ऑप्शन है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृतिक और ब्राह्मी भाषा में नहीं थे। ठीक है, सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे वह ब्राह्मी, नीचे लिखा हुआ है, क्यों मैं लिखूं, है कि नहीं। आपका टाइम बचेगा, मेरा टाइम बचेगा, मेरी थोड़ी सी मेहनत भी बच जाएगी। देखिए, अशोक के जो शिलालेख थे ना वह प्राकृतिक भाषा के अलावा ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक लिपियों में भी मिले। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्राचीन भारत में पांडुलिपियां प्राकृतिक भाषा में मेष चर्म तथा काष्ठ फलकों पर लिखी जाती थी। दूसरा कथन है, वेदांगों की रचना वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए की गई थी। और कथन 3 है, व्याकरण की रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी। आपको बताना है इन सब में से कौन सा कथन सही है। चूँकि ऑप्शन दूसरे पेज पे है तो मैं यहीं दे देता हूँ, ऑप्शन ए है, केवल 1 और 2, और ऑप्शन बी है आपके पास केवल 3, ऑप्शन सी है आपके पास केवल 2 और 3, और ऑप्शन डी है आपके पास 1 2 3, यानी कि सभी के सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 और 3, यह दोनों कथन सही है, पहला वाला बिल्कुल गलत है। ठीक है, देखिए पांडुलिपियाँ क्या होती हैं, मेनू स्क्रिप्ट होता है, देखते नहीं थे वो पुरानी पिक्चरें जब आप देखते हैं तो उसमें होता नहीं कि ऐसे ले आकर के ऐसे 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 खोल करके फिर वो पढ़ना शुरू करता है, उसको बोला जाता है पांडुलिपि। ठीक है, या फिर क्या बोला जाता है, मोनू स्क्रिप्ट। ठीक है, मोनू स्क्रिप्ट भी बोला जाता है, उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पांडुलिपि या मोनू स्क्रिप्ट बोला जाता है, जो कि प्राचीन भारत में भोजपत्रों या फिर ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। किन पर लिखी जाती थी, भोजपत्रों या फिर ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। लेकिन जब यही प्राकृतिक भाषा जो है मध्य एशिया में फैली तो वहाँ पर जो है पांडुलिपियाँ लिखी जाने लगी, और वो पांडुलिपियाँ मेष चर्म या फिर काष्ठ फलकों पर लिखी गई। यानी कि मध्य एशिया में जो पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी वह लिखी जाती थी मेष चर्म और काष्ठ फलकों पर, जबकि भारत में जो प्राचीन भारत में जो पांडुलिपियाँ लिखी गई वे भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी गई। बाकी वैदिक मूल ग्रंथों का अर्थ समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। ठीक है, वेदांग यानी कि वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं या फिर किस प्रकार उनका अध्ययन किया जाना चाहिए, इस संदर्भ में बताने के लिए वेदांगों की रचना हुई। ठीक है, वेदांग जो है वह 6 थे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इन सब के बारे में वहीं क्विक बुक सीरीज में डिटेल से डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट, व्याकरण की रचना किसने की, तो व्याकरण की रचना पाणिनि ने 400 ईसा पूर्व के आसपास की थी। ठीक है, और अपनी पुस्तक में देखिए, अभी भी हम कोई पुस्तक लिखेंगे तो उसमें कुछ उदाहरण देंगे जो कि वर्तमान से संबंधित हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो वर्तमान से संबंधित कुछ न कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसी प्रकार जब पाणिनि ने अपना व्याकरण लिखा तो वह तो बिल्कुल नया था ना, व्याकरण का जो नियम लिखा वह तो बिल्कुल नया था। तो उसका उदाहरण देने के लिए पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर भी प्रकाश डाला, जो कि हमारे लिए अमूल्य हो गया। ठीक है, यानी कि उनके व्याकरण ग्रंथ से हमको उनके काल की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति आदि चीज़ों के बारे में पता चल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। ए, वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। बी, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। सी, वैदिक संहिताएं, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक। या फिर डी, ब्राह्मण, वैदिक संहिताएं, आरण्यक या उपनिषद।
कंफ्यूज हो गए होंगे ना, इसीलिए नहीं पढ़ता हूँ ये सब मैं। चलिए फिलहाल बहुत आसान प्रश्न है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चारों वेदों को संयुक्त रूप से वैदिक संहिता बोला जाता है। उसके बाद ब्राह्मण लिखे गए, फिर आरण्यक और सबसे अंत में लिखा गया उपनिषदों को। सभी के बारे में विस्तार से बात क्विक बुक सीरीज में ही की गई है। हालांकि एक चीज़ और जान लीजिए, इस बुक को भी परचेस कर लीजिए और क्विक बुक सीरीज को भी परचेस कर लीजिए, तभी रिवीजन करने में आसानी होगी और आप कम से कम 3 बार रिवीजन कर सकते हैं। एक बार लेक्चर से, फिर बुक से और फिर लेक्चर से। कहीं पर भी मिस करेंगे तो पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई? ए देवनागरी, अरमाइक, ब्राह्मी एवं खरोष्ठी। ऐसा करिए, आप पढ़िए, ऐसा ना हो कंफ्यूज हो जाए आप। वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए जल्दी से। चलिए, अब तक आपने वीडियो पॉज करके आंसर जरूर से जरूर ऑप्शन पढ़ा होगा और अपना आंसर टिक लगाया होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी, खरोष्ठी एवं अरमाइक। ठीक है, इन लिपियों में अशोक के अभिलेख हमको मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा प्राकृतिक भाषा में भी मिले हैं, चूँकि वह ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, इन 3 लिपियों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ खास है नहीं, वही सारी चीज़ें हैं जो आपको बताई गई हैं पहले ही। ठीक है, देखिए अरमाइक और ग्रीक दोनों लिपियों में मिले हैं अशोक के अभिलेख। ठीक है, कहाँ से? अफगानिस्तान से। चलिए आगे वहाँ बात करेंगे, जब अशोक के बारे में हम लोग बात करेंगे ना, तब अच्छे से और बात हो जाएगी। यहाँ बताइए, भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, सैंड्रोकोटस नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किया जाता था। बी, मेगस्थनीज अशोक के दरबार में दूत बनकर आया था। सी, ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। या डी, फाहियान और ह्वेनसांग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। तो चलिए फिलहाल यह प्रश्न आपके लिए है, प्रश्न को सॉल्व करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। चूँकि अभी यह शुरुआत है तो इसी वजह से थोड़ा धीरे धीरे आपको करवाया जा रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।